हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था बहुत अच्छे ढंग से। जो लोग अभी इस वीडियो पर आ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे वो पहले प्रीवियस वाले वीडियो को अच्छे से देख लें, फिर इसके बाद इस वीडियो पर आएँ। फिर उसके बाद ये वाला जो लेक्चर होगा बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को इसके पहले मैंने बताया था आवेश कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बेटा धनावेश और दूसरा आवेश क्या होता है, ऋणावेश। मैं 5 मिनट में सारा रिवीजन कर देता हूँ। धनावेश क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है जब किसी वस्तु या पदार्थ से, तो वो चीज़ हो जाती है बेटा धनावेशित। और जब कोई वस्तु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो हो जाता है आपका ऋणावेशित। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके द्रव्यमान में अधिकता आती है, द्रव्यमान में अधिकता आती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके द्रव्यमान में बेटा आती है कमी। द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है। ये था आपका धनावेश और ऋणावेश। अब उसके बाद हमने बताया था आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q दोनों से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं कूलाम। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, C से। और हमने आपको बताया था एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो पिछली वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी किया था कि कोई भी वस्तु धनावेशित ऋणावेशित कब होती है। तो हमने बताया जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्यों धनावेश होता है। अगर इसके बारे में आपको रीज़न जानना तो आप पिछले वीडियो में जाएं। और अगर आपको पूछे कोई ऋणावेश क्या होता है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वस्तु के ऊपर ऋणावेशित आता है। तो अगर आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोई वस्तु ऋणावेशित क्यों होता है, अगर इसके बारे में जानना तो आप इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको इसका पूरा कारण पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी आवेश के आगे। आवेश के आगे के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। आवेश का जो बेटा गुण होता है, जो आवेश का गुण होता है, 2 गुण हम आपको बताएंगे। होते तो और भी हैं, परंतु हम आपको 2 गुण बताएंगे। पहला गुण क्या है आपका, पहला गुण बेटा आपका होता है आवेश के गुण। हेडिंग डालोगे क्या आप लोग, आवेश के गुण, आवेश के गुण। पहला गुण क्या है बाबू, तो पहला गुण होता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। बेटा इसका क्वांटीकृत होने का मतलब हम आपको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम आपके तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने देखा पहला गुण क्या होता है आपका, आवेश क्वांटीकृत होता है। पहला गुण क्या है, आवेश क्वांटीकृत क्या होता है। इसके बारे में बेटा आपको क्लास 12 में डिटेल पढ़ाया जाएगा, परंतु वो इतना जान लो कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कभी आपके परमेय संख्या के रूप में नहीं होंगे, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होंगे, बटे के रूप में नहीं होंगे। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। कभी आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात होता है क्वांटीकृत होना। इस वजह से अगर ऐसा होगा तो एक बात बताओ, ध्यान से समझो, इधर देख ध्यान से। हमने क्या बोला कि अगर आवेश जो होता है बेटा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका अगर 2.5, 3, 3.5 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हो कितना सकता है आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक पर्पस से दूसरी जगह जा रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। जैसे आप क्या करते हो, अपने स्विच को ऑन करते हो तो वहाँ से क्या होता है, स्विच से जैसे वोल्टेज जाती है तो जो वायर आपके लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं,
अरे भाई आप पंखा चलाते हो घर पे, पंखा किससे कनेक्टेड होता है? वायर से। और वायर किससे कनेक्टेड होता है? स्विच से। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तुरंत क्या जाती है बेटा? वोल्टेज। क्या जाती है? और उस वायर में क्या उपस्थित होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब वो वोल्टेज क्या करता है? उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है? प्रेशर। एक प्रेशर लगाएगा जिससे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वायर में वो क्या करेंगे? दौड़ना चालू कर देंगे। अब उसमें कोई आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। अब मैं कह दूं कि अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो आवेश कितना प्रभावित हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो कितना टोटल आवेश गया? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो कितना गया आवेश? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसका मतलब क्या है? जो आवेश है बेटा आपको जो प्रवाहित होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ऐसे डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। बात समझ में नहीं है? अच्छा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहे हैं तो उस पर कैसा आवेश आएगा बेटा? धनावेश आएगा कि नहीं आएगा? और जो ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर, जैसे बात समझो, बात समझ बेटा। अगर मैंने बोला Na त्यागा 1 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हुआ? Na+ हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। उसी समय क्लोरीन ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बना लिया? Cl। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से जिसमें से गया वो पॉजिटिव, जिसमें से आया वो कौन हो गया? निगेटिव। इसका मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1+ आता और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता तो 1 निगेटिव। इसका मतलब आवेश टोटल प्रवाह क्या होगा? या तो +1 इलेक्ट्रॉन का या -1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ से बेटा टोटल आवेश प्रवाह कितना हो जाएगा? कह देंगे फार्मूला बनता है +-n × अब बात समझ में आई? भाई देखो कोई कह देगा कि इस मतलब चालक में 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गए, 200 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गए, तो भैया ये n की जगह हमें रखना पड़ेगा ना। n क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है बेटा आपका? वेयर n है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश में बार बार बता रहा हूँ बेटा -1.6 × 10⁻⁻19। समझ बात आई? तो इस तरीके से बेटा एक फार्मूला बन के आता है Q बराबर +-Na। प्लस क्यों जुड़ा है? अगर बेटा मान प्लस में आया मतलब वहाँ से उतने इलेक्ट्रॉन गए हैं, उतना धनावेश उत्पन्न हुआ है। अगर माइनस में आया ये तो इसका मतलब क्या? इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, इतना आवेश उसके ऊपर निगेटिव आया। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्लस और माइनस। तो ये फार्मूला याद रखना, इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में भी देखते हैं। बात समझ में आई? तो क्लास 12th में भी बेटा देखते हैं और क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 10th में केवल और केवल इसका एक फार्मूला होता है। क्लास 12th में हम इसके बारे में पूरा बढ़िया से देखते हैं कैसे आवेश आता है। बात बताओ समझ में आई? तो पहला गुण क्या होता है बेटा? आवेश क्वांटीकृत होता है, जहाँ से फार्मूला निकल करके क्या है? Q बराबर +-Na। बात क्लियर है? दूसरी बात क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। और बेटा इसी क्वांटाइजेशन की वजह से चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। बात समझ में आई? चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? Q से, क्योंकि क्वांटाइजेशन का पहला लेटर क्या है? Q है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने पहला गुण देख लिया, आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। दूसरा गुण क्या होता है बेटा? आवेश योगात्मक गुण का पालन करते हैं। योगात्मक गुण का पालन करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? आवेश योगात्मक गुण का पालन करते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा, अगर कहीं पे लिखा है +3 कूलाम, -2 कूलाम, +4 कूलाम,
-8 कूलाम प्लस 9 कूलाम, और अगर इन सबको हम जोड़ें, क्या जोड़ें, +3 कूलाम -2 कूलाम प्लस 4 कूलाम -8 कूलाम प्लस 9 कूलाम, तो टोटल कितना आएगा बेटा, 4 3 7 और 9 7 16, 8 2 तो -10 बराबर कितना, 6 कूलाम। तो इसको जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे आवेश को भी जोड़ा जाता है, और इसी को कहते हैं आवेश योगात्मक गुण का पालन करता। यदि आपके पास कई आवेश दे दिए जाए और कह दिया जाए इन आवेशों का योग बताइए, तो सोचना नहीं है, आवेश को सीधे वैसे ही जोड़ देना जैसे जोड़ा जाता है, आपने संख्याओं को जोड़ते हो। बात समझ आई, जैसे संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे किसे जोड़ोगे आप लोग, आवेश को भी आप जोड़ोगे। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लो, अगर कोई आपसे पूछे आवेश कैसी राशि है, तो बेटा आवेश सदिश राशि, अदिश राशि होती। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि होती। बात समझ में आई, क्योंकि आवेश में कोई दिशा होती नहीं है। बात समझ में आई। तो देखो, हमने विद्युत धारा पढ़ना जब स्टार्ट किया था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बोला था विद्युत धारा क्या होती है। तो हमने क्या बताया था, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते, यही तो बोला था। तो पहले हमने आपको दर के बारे में बताया था। दूसरा हमने बोला था अगर आपको विद्युत धारा समझनी है तो आवेश प्रवाह को समझना पड़ेगा, और फिर मैंने बताया अगर आवेश प्रवाह को समझना है तो पहले क्या समझना पड़ेगा, आवेश के बारे में। बात समझ में आई। अब बेटा आपको आवेश के बारे में जानकारी हो गई, दर के बारे में जानकारी हो गई, अब तुम्हें जानकारी लेना आवेश प्रवाह के बारे में। किसके बारे में, तब जाकर के विद्युत धारा पूरा कंप्लीट आपके लिए होगा। समझ में आ रही बात नहीं, सोच लो, बढ़िया से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये पूरा आवेश का हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आप नोट करिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं आवेश प्रवाह का मतलब क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि आपका जो ये आवेश प्रवाह है ये होता क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है वो आवेश प्रवाह के बारे में, किसके बारे में है, आवेश प्रवाह के बारे में। क्या होता है आवेश प्रवाह, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आवेश का प्रवाह होता क्या है। अब देखिए, जो विद्युत धारा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो विद्युत धारा पढ़ेंगे तो हम वो विद्युत धारा कहाँ पढ़ते हैं, किसी चालक में, और चालक किस अवस्था में होता है, वो ठोस अवस्था में। चालक होते क्या है, चालक वो चीज़ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और चालक में कौन कौन आते हैं बेटा, आपका कापर हो गया, तांबा जिसे कहते हो, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है बेटा, आपके चालक हैं। क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। या जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, चालक। तो ये जो विद्युत धारा हमारा चैप्टर है, ये किसी कंडक्टर, किसी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली बात हम लोग कर रहे हैं। मतलब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाह करने की बात हम लोग कर रहे। मतलब वो चीज़ जो कंडक्टर होगा किस अवस्था में होगा, जो चालक होगा ठोस अवस्था में होगा कि नहीं होगा, किस अवस्था में होगा। तो यहाँ पर जितने भी हम चालक की बात करेंगे वो किस अवस्था में होंगे, ठोस। अब बात करेंगे आवेश का प्रवाह तीन चीज़ों में होता है बेटा। पहला किस में होता है आपका, ठोसों में, किसमें, ठोसों में। दूसरा किस में होता है बेटा आपका, द्रवों में, पढ़ोगे आप लोग आगे। और तीसरा क्या है आपका, गैसों में। तो ये तीन चीज़ों में बेटा आपका होता है आवेश प्रवाह। तो बेसिकली जो आपके यहाँ चैप्टर में है, इस चैप्टर में वो किसमें आवेश प्रवाह देखेंगे हम लोग, ठोसों में। किसमें, ठोसों में। क्योंकि जो भी आप चालक की बात करते हो, चाहे कापर की बात करो, चाहे एल्युमिनियम की बात करो, चाहे आप क्या नाम है लोहे की बात करो, सब किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था। अच्छा, हो सकता है आप लोगों में आगे विद्युत का फैराडे नियम हो,
फैराडे वाला नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें द्रवों में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल करा के दिखाया जाता है ना, तो बताएंगे वो। तो बेटा आपसे पूछा जाए ठोसों में आवेश का प्रवाह कैसे होता है, ठोसों में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ठोसों में जो आवेश प्रवाह है बच्चा, आवेश प्रवाह वो बेटा किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा? ठोसों का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठोसों में जो आवेश का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? आप कहोगे सर अगर कोई ठोस है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों भी होते हैं और दोनों पर समान चार्ज होता है। मैंने पढ़ाया आपको इसके पहले वाले लेक्चर में कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना आवेश किस पे होता है? और क्या हमने विद्युत धारा में ये बताया है कि ऋणात्मक आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या हमने ये बोला धनात्मक आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं? हमने तो ये बोला नहीं, हमने सिर्फ इतना बोला कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। इसका मतलब विद्युत धारा के लिए ये जरूरी नहीं है कि आवेश ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। बात समझ में नहीं? अगर ये जरूरी नहीं कि आवेश ऋणात्मक हो या धनात्मक हो तो भैया हम केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही क्यों आवेश प्रवाह करा रहे, प्रोटॉनों के द्वारा क्यों नहीं, जबकि दोनों पर आवेश का मान क्या है? समान है। तो बेटा समझो इस बात को, क्योंकि आपको पता है जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में। अब जो आपका सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है बेटा आपके? मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ठोसों में जो आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही क्यों होता है, प्रोटॉन के द्वारा क्यों नहीं होता? तो इसके बारे में मतलब ध्यान से सुनिएगा। नाभिक में क्या होते हैं बेटा आपके? प्रोटॉन और, समझ में आई बात? क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या करते बेटा? गति करते रहते। बात समझ में आई? तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते। अब बात बताने यार ध्यान समझना। अब ये देखो जो आपके प्रोटॉन है बेटा वो कहाँ है? नाभिक के अंदर बंधे हुए हैं, और जो ये नाभिक से बंधे होते हैं इसके अंदर नाभिकीय ऊर्जा सबसे प्रबल होती। इस पूरे ब्रह्मांड में बेटा 4 प्रकार की ऊर्जा है। कितने प्रकार की? एक होता है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा आपका क्या होता है? होता है स्थिर वैद्युत बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। फिर आपका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ऐसे आपके 4 प्रकार के बल होते हैं जिसमें नाभिकीय बल सबसे अधिक प्रबल बल होता। बात समझ में आई? तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं और कौन से बल से बंधे होते हैं? नाभिकीय बल से, जो सबसे प्रबल बल होता है। इस वजह से यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकालना आसान। यूँ कहें कि ये आपके जो इसकी दीवार है वो किससे बनी हुई है? अंबुजा सीमेंट की। किसकी बनी हुई है? अंबुजा सीमेंट की, जिसके 2 बैल मिलकर भी उस अंबुजा सीमेंट को तोड़। समझ आई बात? तो लिख के मत आना भाई एग्जाम में कि अंबुजा सीमेंट का बना होता है ना। मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे अंबुजा सीमेंट बहुत मजबूत होता है उससे बनी दीवार, वैसे ये नाभिक के जो दीवार है ये बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते। बात समझ आई? जिससे प्रोटॉन को बाहर निकालना आसान। जब इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो क्या इसको हम दौड़ा पाएंगे? क्योंकि हमें धारा कब बनेगी? जब आवेश प्रवाह होगा। क्योंकि हमने परिभाषा क्या पढ़ा है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश बेटा तभी प्रवाह होगा जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा या प्रोटॉन दौड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मान लो तुम्हारे ऊपर मैं आवेश रख दूं और तुम दौड़े ही ना तो आवेश प्रवाह होगा। तो जब आप दौड़ोगे तभी तो आवेश प्रवाह होगा। अब भैया प्रोटॉन को बाहर निकाल के हम दौड़ा ही नहीं पा रहे हैं, प्रोटॉन को हम निकाल करके दौड़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो बताओ प्रोटॉनों के द्वारा हम आवेश प्रवाह कर पाएंगे? तो भैया दौड़ेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ठहरा किसकी तरह? आवारा की तरह। बताया जाता ना, जैसे हर गांव में 2-4 आवारा रहते हैं ना, उनको कहते हैं भैया थोड़ा सा चलो मार्केट चलते हैं, समोसा वमोसा खिला देंगे, तुरंत वो गाड़ी बैठेंगे और तुम्हारे साथ चलो। अब कोई अन्यथा नहीं लेगा अपने ऊपर, है ना। हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बात हम कह रहे हैं जो लोग बेटा ये कहते हैं कि जिन लोगों को बस क्या करो, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बस केवल इतना कह दो कि चलो यार मार्केट चलते हैं,
कुछ खिला उला देंगे, वो तुरंत आपकी गाड़ी पे बैठेंगे और चले जाएंगे। ऐसे खलीहर लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम खाली बैठे रहते हैं। तो वही हाल बेटा यहाँ पर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हल्का सा एनर्जी दे दे, क्या दे दे, हल्का सा एनर्जी दे दे, तुरंत ये बाहर निकल जाता है। जैसे उस इंसान को हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा लालच दे देते हैं कि चलो तुमको हम खिलाएंगे, तुमको हम खिलाएंगे, तो वो तुरंत बैठ जाता है गाड़ी से। वैसे इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ी सी ऊर्जा दे देते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये तुरंत बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। हल्की सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, बाहर, और ये बाहर नहीं जाएगा। इसी वजह से बेटा ठोसों में जो प्रवाह होता है आवेश का, वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा, मेरी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आवेश का प्रवाह ठोसों में किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। और हमें यही पढ़ना है। जबकि द्रव में किसके द्वारा होता है बेटा, आयनों के द्वारा। किसके द्वारा, तो जब द्रव होंगे तो उसके अंदर एक बेटा पॉजिटिव आयन होगा और एक क्या होगा, निगेटिव आयन, जिसके द्वारा आवेश प्रवाह होता। और यही हाल गैस में भी है। गैसों में भी आपका आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा ही होता। जब गैस को आयोनाइज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आयोनाइज कर दिया जाए। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे आप लोगों को अगर कहा जाए H2 गैस है कि नहीं है, तो बेटा इसे जब तोड़ोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, H+ में, और H+ जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका आयन, क्या हो जाएगा। और अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कराओगे तो किसके द्वारा, आयन से द्वारा। मान लो हमने एक HCl का विलयन ले लिया। किसका विलयन ले लिया, HCl का। तो जब इस HCl के विलयन में हम लोग क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत डालेंगे, तो विद्युत क्या करेगा, इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो ये टूट जाएंगे बेटा, H+ और Cl। अब ये H+ में क्यों टूटा, क्योंकि इससे ये तो बहुत बड़ा चोर है ना। बताते हैं ना आपको, केमिस्ट्री में 6 चोर हैं। ऑक्सीजन था जिसमें फ्लोरीन और नाइट्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन और सर, ये 6 चोर बताए थे आपको। ये 6 चोर करते क्या, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा भाग जाते। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेते हैं, देता नहीं है, त्यागता, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता। तो इसके ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव, और इसने ग्रहण किया, क्या आ गया, निगेटिव। अब ये हो गया बेटा आपका धनायन, और ये क्या आ गया। अब बेटा इस HCl विलयन में जो धारा प्रवाहित होगी वो धनायन और ऋणायन के द्वारा होगी। ऐसे H2O में जब धारा प्रवाहित की जाती है जल में, जब इसके अंदर तुम धारा डालोगे, विद्युत प्रवाह कराओगे, तो H+ और O- में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये धनायन और ऋणायन, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती। तो द्रव में किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। किसके द्वारा, और देखो गैसों में भी किसके द्वारा, आयंस के द्वारा। तो बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आज से कोई अगर पूछे आवेश प्रवाह आपके ठोसों में किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा, और प्रोटॉनों के द्वारा आवेश प्रवाहित। लेकिन बेटा जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, तो उसमें प्रवाहित होता है। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ की बात नहीं करते। तो बताओ आवेश का प्रवाह समझ में आया? अब सुनो बात। अब जब आवेश प्रवाह होगा मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, दौड़ेगा कि नहीं? क्या प्रोटॉन दौड़ेगा? दौड़ेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आपका इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो उसके साथ साथ उस पर जो आवेश है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा और आवेश का क्या होगा? प्रवाह होगा। और जिसके वजह से जब आवेश प्रवाह होगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही आवेश प्रवाह जब समय में होगा तो वही क्या बन जाएगी बेटा? आपकी विद्युत धारा। बात समझ में आई? इसीलिए जब वायर को बीच से काट देते हो, कहते हो सर अब तो बल्ब नहीं जल रहा। भाई बल्ब जलेगा कहाँ से? आपका बल्ब जलेगा आपका? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन के पथ को रोक दिया बीच से। इलेक्ट्रॉन के पथ को क्या किया? रोक दिया बीच से, जहाँ से आपने काट दिया। और जब इलेक्ट्रॉन पूरा दौड़ ही नहीं रहा वहाँ तक, तो इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा नहीं, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो धारा नहीं होगी, और धारा नहीं होगी तो फिर आपका बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो तार के काटने पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं प्रवाहित होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे वहां से जाएगा तो जब बीच से तार काट दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कूद के थोड़ी ना जाएगा वहां पे। बात समझ में आई नहीं है? तो इस तरीके से बेटा आपका क्या हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है? खुला परिपथ। क्या हो जाता है?
भाई कोई वायर ऐसे पूरा कनेक्टेड है, अब वायर को आपने बीच से काट दिया तो परिपथ कैसा हो जाएगा? खुला परिपथ। कैसा हो जाएगा? बताओ, क्लियर है? आवेश प्रवाह समझ में आया बढ़िया से? भूलोगे क्या है आप लोग आवेश प्रवाह? नहीं ना? तो ये बात। और द्रव में किसके द्वारा आवेश प्रवाह होता है? आयनों के द्वारा। कौन से आयन? धनायन और गैसों में भी प्रवाह किसके द्वारा? आयनों के द्वारा, धनायन और। आई होप अब आपको विद्युत धारा की परिभाषा क्या है मैं वो लिखने जा रहा हूँ। हमने आपको बताया था विद्युत धारा क्या होती है बेटा? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब आपको विद्युत धारा बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब कोई पूछे दर का मतलब? समय से भाग करना। आवेश प्रवाह का मतलब, आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। और हमने बताया था कि लास्ट में जाते जाते मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो बेटा आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा कि आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके द्वारा हम लोग चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव देखे जा सकते। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव होता क्या है। तो चलिए पहले आप इसे इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आपको हम करते हैं। नोट करिए इतना। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल के पास। आपको हम करके यहाँ पे दिखाएंगे कि एक आवेश में विद्युत चुम्बकीय प्रभाव को कैसे हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया और आपको बताया कि एक विद्युत धारा जब बहती है किसी में तो उसके चुम्बकीय प्रभाव कैसे देखे जाते हैं। तो हमारे पास बेटा एक टेस्ला कॉइल है, इसका नाम होता है टेस्ला कॉइल। ये बेटा हमारे पास एक कॉपर की पूरी प्लेटिंग की गई है, इसके अंदर कॉपर के वायर है। अब मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊंगा, यहाँ पे एक विद्युत धारा यहाँ से यहाँ जाएगी। जब यहाँ से यहाँ विद्युत धारा जाएगी इस कॉपर के तार में, तो ये कॉपर के तार में जैसे विद्युत धारा जाएगी इसके चारों तरफ एक आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा और मेरे पास एक बल्ब है, मैं इस बल्ब को इसके पास ले आऊँगा तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। क्यों जलने लग जाएगा? क्योंकि ये आपका बल्ब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जिससे हमें पता चलेगा इसके चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ और इसके अंदर जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो देखिए ये क्या हो गया? आपका बल्ब जलने लगा। ये बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर सप्लाई जा रही है। अब इसके चारों तरफ क्या बन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बनना स्टार्ट हो गया है और आपका चुंबकीय क्षेत्र बन भी गया होगा। अब बेटा जब हम इसके पास एक वो बल्ब लेकर आएंगे तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना चालू करेगा। तो देखिए हमारे पास एक ये बल्ब है। अब मैं जैसे जैसे इसके पास ले आऊँगा ये बल्ब सीधे धीरे धीरे जलना स्टार्ट कर रहा है। जलना स्टार्ट करने लगा कि नहीं? आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं इस बल्ब को इस चुंबकीय क्षेत्र के पास ले आऊँगा तो तुरंत ये बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि इसके अंदर जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके अंदर धारा जाने से क्या हुआ? एक आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न होने की वजह से जब इस बल्ब को उस हम आवेश के उत्पन्न होने से इसके चारों तरफ क्या बन गया बेटा? आपका चुंबकीय क्षेत्र। मैंने बताया था ना, आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है जिसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो आप लोग ये देख रहे हैं जैसे मैं बल्ब को ला रहा हूँ ये धीरे धीरे आपका ग्लो कर रहा है। जितना इसके पास लाएंगे उतना तेजी से ग्लो करेगा। देख रहे हो, चाहे जिधर ले आओ ये आपका उधर ग्लो कर रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो इस तरीके से हमने देखा आवेश का कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव। कैसे उत्पन्न हुआ? चारों ओर इसके क्या बन गया? चुंबकीय क्षेत्र। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो चलिए आज का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है और आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया कैसे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश के द्वारा चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। सोचो अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता तो क्या है? बल्ब जलता नहीं बेटा। तो इसके अंदर जैसे हमने आवेश प्रवाह किया तो इसके चारों तरफ क्या हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। जिस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत मैं इस बल्ब को लाता हूँ तो ये बल्ब क्या हो जाता? आपका जलने लग जाता और जितना पास ले आएंगे ये बल्ब उतना तेज जलेगा। और आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई धारा प्रवाहित नहीं किया है फिर भी ये बल्ब जल रहा है। बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।